हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। मेजरली दो टाइप्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, पिछला वाला माइक्रो है, ये वाला मैक्रो है, बट हमने दो और ऐड किए हैं। एक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड दिस वन इज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। एज यू सी दिस नेम माइक्रो। सो माइक्रो क्या हो जाता है कि भाई डिटेल लेवल में स्टडी करना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। काफ़ी डिटेल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान क्या सोच रहा है, वो अपने देश का अपने घर का बजट कैसे बना रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कौन कौन से सर्विसेज को प्रायोरिटी दे रहा है, प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, उन सब का स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। अब इसका स्टडी करके समझ आता है कि भाई सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सप्लाइड क्या है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या हो रहा है ओवरऑल, और प्रोडक्शन कैसा चल रहा है देश में, और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थोड़ा सा इसके डेफिनेशन डिटेल में समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। इट स्टडीज हाउ दे make decisions regarding the allocation of limited resources and how these decisions affect the supply, demand and for good and services। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर दिया जाए। ठीक है, सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझने चाहिए इस वीडियो में। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है गाइस कि एज अ होल ब्रॉड लेवल पे किसी देश की इकोनॉमी देखना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल, फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे समझते हैं, और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं ओवरऑल देश में, कैसे उसकी जीडीपी परफॉर्म कर रही है वगैरह वगैरह। इट स्टडीज़ द एग्रीगेट मेजर्स सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल प्राइस लेवल इन दी कंट्री, इन्फ्लेशन कैसा है, समझ रहे हो, महंगाई समझ आ रहा है ना। तो देश में महंगाई कैसी है, देश की जीडीपी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितनी % पे ग्रो कर रही है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी पर कैपिटा क्या है, एक आम आदमी कितना एवरेज कमा रहा है, कितने डॉलर कमा रहा है, मतलब अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो INR टू USD, एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन, और साथ साथ जीडीपी पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी। सो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी होती है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एज अ होल पूरे देश की इकोनॉमी को स्टडी करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, जियो पॉलिटिक्स वगैरह समझते हो, फॉलो करते हो, तो आप देख पाते होंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी चीज़ के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। अब इसमें स्टडी क्या करते हैं, देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार हो रहा है उसकी स्टडी को ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की स्टडी कहा जाता है, इंक्लूडिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एक देश दूसरे देश में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्सचेंज रेट, करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, फॉर एग्जांपल INR टू USD कितना एक्सचेंज रेट है, USD टू अदर करेंसी, INR टू अदर करेंसी। ठीक है, सो इन साहब की स्टडी करना ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ दीज इंटरेक्शन अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड एनालाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स। एक देश दूसरे देश से कितना ट्रेड कर रहा है, कितने बिलियन डॉलर्स ऑफ ट्रेड कर रहा है, एक्सचेंज रेट पहले ही बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दिया। बट यहाँ पे एक और चीज़ आता है, ट्रेड पॉलिसीज़। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई देश टैरिफ्स लगा देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे, टैरिफ, चारों तरफ टैरिफ का खौफ है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, फिर कोटास वगैरह भी आ जाते हैं। फिर आ जाता है ट्रेड एग्रीमेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTAs। बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में FTAs होता है, कई बार कई ग्रुप होते हैं जो आपस में FTAs कर लेते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है कि वो जो देश है वो आपस में बिना किसी टैरिफ के या फिर बिना किसी रुकावट के अगर ले भी रहे हैं तो थोड़ा एग्रीमेंट के साथ टैरिफ लगाएंगे, और उसमें एक देश का दूसरे देश से व्यापार अच्छे से होने लगता है। उनकी ओवरऑल जो आपस में व्यापार करने की कैपेसिटी कई बिलियन डॉलर बढ़ जाती है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक्स के फैक्टर में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फिर आता है गाइज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ डेवलपिंग या फिर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब हमारा देश है डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जाता है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फोकस किया जाए, ताकि जो ओवरऑल आम आदमी है, ठीक है, या मिडिल क्लास है या आम आदमी है, उसकी ओवरऑल वेल बींग पे फोकस किया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, इट स्टडीज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्यों हो रही है, उसका इफेक्ट क्या है और कैसे उसको उभारा जा सकता है, एक आम आदमी को, गरीब को कैसे पॉवर्टी रेखा से नीचे से उठाया जा सके। ठीक है, एंड सीक्स वे टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है। इन्वेस्टिगेट्स द फैक्टर दैट ड्राइव्स द इंक्रीज द नेशनल इनकम। कैसे एक वर्ग क्लास जो आदमी है, वो आज के टाइम में जो भी कमा रहा है, उसको कैसे और ज़्यादा उसके साथ उसको मदद की जाए, उसको ओवरऑल एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, ताकि वो ग्रो कर पाए। पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे से भी जो लोग हैं उनसे भी उठाना, और एक्सट्रीम पॉवर्टी, फिर उसके ऊपर कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ पे आ पाता है आदमी, फिर धीरे धीरे वो मिडिल क्लास में आता है, फिर अपर क्लास। ठीक है, सो दोज आर द डिफरेंट थिंग्स, बट फोकस यही किया जाता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो एक इंसान का। ठीक है, खास तौर पे इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो। अब भाई किसी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ेगा, अच्छा साफ़ सुथरा खाना खा पाएगा, साफ़ सुथरा पानी पी पाएगा, ठीक ठाक कपड़े पहनेगा, और ठीक ठाक उसके पास कम से कम एक घर तो रहेगा कि भाई रहने लायक हो जाए। तो ये सारी बेसिक जो इंसान की एक नीड होती है वो होना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर किसी भी देश को फोकस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है, एज अ ह्यूमन रिसोर्स की बात करी जा रही है कि कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे रिसोर्स में बनाया जा सके, कैसे उसकी एजुकेशन में फोकस करके, हेल्थ, उसकी ओवरऑल हेल्थ पे भाई हॉस्पिटल बढ़ाया जाए, एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाए कि भाई कोई भी अच्छे से पढ़ पाए, कम पैसे खर्च करके, या फिर फ्री हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन कम पैसे में पढ़ पाए। और अगर एजुकेशन उसको मिल गई, उसका हेल्थ ठीक रहने लगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वो खुद ही करने लगेगा धीरे धीरे, या फिर उसके साथ साथ उसको रास्ते बना दिए जाए कि वो कर पाए। ठीक है, फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। अगर उसके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़, रोड्स, सड़कें, ये सब नहीं है, तो कैसे किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज स्टडीज़ इम्पैक्ट द फिजिकल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी स्टडी की जाती है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो ये 4 मेजर फैक्टर आ जाते हैं, बट मेजरली हम लोग देखते होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है, बट मैंने आपको 2 और बताई हैं, तो आशा करता हूँ आपको इससे इन दोनों से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।